भारत के बीच में स्थित इस घाटी के लोग पिछले कुछ वर्षों से सामाजिक न्याय और अपनी संस्कृति को बचाने के लिए नैतिकता की एक बड़े कमाल की लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रजातंत्र के दायरे में ये लड़ाई मानवीय अधिकारों की बुनियादी लड़ाई है। इस लड़ाई का केंद्र ये घाटी और किंवदंतियों में डूबी ये नदी है। ये नर्मदा है। नर्मदा यानी सुखदायिनी। इस घाटी में भील और भिलाला दो आदिवासी जातियां रहती हैं। नर्मदा इनके लिए मां समान है। हमें जंगल से बहुत कुछ मिलता है। जंगल खाए रहतला मटली नदी। हम नर्मदा का साफ पानी पीते हैं। नौकरी नहीं करतला, खेती बाड़ी करतला। हम नौकरी नहीं करते, खेती बाड़ी करते हैं। हम ज्वार, बाजरी, तूरी उगाते हैं। कई बरस पहले इस घाटी में कुछ सरकारी अफसर आए और गांवों के आसपास कुछ रहस्यपूर्ण निशान खड़े कर दिए। फिर अफवाह फैलना शुरू हुई कि अब कुछ ऐसा होने वाला है जिससे यहाँ के लोगों का जीवन सदा के लिए बदल जाएगा। सरदार सरोवर बांध के निर्माण में विश्व बैंक भी आर्थिक सहायता देगा और ये संसार के सबसे बड़े बांधों में गिना जाएगा। 40 वर्ष पुरानी योजना पर काम 1985 में आरंभ हुआ, मगर शुरू से ही ये सारा काम रहस्य और गोपनीयता की धूम में लिपटा रहा। सरकार नर्मदा पे बांध बनाने वाली थी, ये हमें मालूम नहीं था। बांध बनाना चालू हुआ, फिर भी हमें कुछ नहीं पता चला। लगभग 90% गांवों में ये निशान ही एकमात्र सरकारी सूचना है। इस पर लिखा है सरदार सरोवर, जल स्तर 455 फीट। घाटी में पानी भर जाने के बाद ऊंचाई पर बसे ककराना जैसे गांव भी पूरी तरह डूब जाएंगे। ये शहरी भारत है, विश्व के सबसे बड़े प्रजातंत्र का छोटा सा हिस्सा। यहाँ भी एक छोटा सा शहरी समृद्ध वर्ग ही है जो विकास की आवश्यकता और उसके समाधान की परिभाषा निश्चित करता है। आवश्यकता अधिक से अधिक बिजली और पानी और सबसे प्रिय समाधान बड़े बड़े बांध। दुनिया भर में सबसे अधिक 1500 से भी ऊपर बांध बनाने के प्रोजेक्ट भारत में बनाए गए, लेकिन आज़ादी के 50 वर्ष बाद भी इनमें से अधिकतर बांध या तो अधूरे हैं या इनकी कार्यक्षमता निशाने से काफी नीचे है। गुजरात स्थित सरदार सरोवर बांध के पानी का कुंड
200 किलोमीटर से भी अधिक लंबाई का होगा, यानी इसका फैलाव पड़ोसी राज्यों मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तक होगा। नतीजा ये कि 2 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हो जाएंगे। अवहेलना होगी इनके जीने बसने के अधिकारों की। नर्मदा घाटी में 200 से अधिक गांव इस बांध की डूब में आएंगे। अधिकतर गांवों में सेक्शन 4 नोटिफिकेशन भी नहीं दिया गया है। इसका मायने ये है कि इन लोगों की रजामंदी नहीं ली गई है। इनकी जमीन लेने से पहले इन्हें अपना पक्ष सामने रखने का मौका नहीं दिया गया है। ये बात मूल मानव अधिकारों के खिलाफ है। भारत में 1950 से अब तक कोई 3 करोड़ लोग जोर जबरदस्ती अपने पुरखों की धरती से उखाड़ दिए गए। इस घटना चक्र में हर वर्ष लगभग 5 लाख लोग विस्थापित हो जाते हैं। इनमें से अधिकतर लोग मजदूरी करके बड़े शहरों की गरीब बस्तियों में गुजारा करने पर मजबूर हैं। नर्मदा घाटी के वासियों को इस बात का एहसास हो चला है कि ये ही उनका भी मुकद्दर हो सकता है। जमीन किसकी है? आदिवासियों की। मैं गर्व से अपनी मूंछ ताव दे के ये कहता हूँ, ये लोग आदिवासियों को लूट रहे हैं। हमारी जान बर्बाद हो रही है, हमारा धन बर्बाद हो रहा है। और कितना लूटेगी ये सरकार? और कितना उजाड़ेगी ये सरकार? नर्मदा बांध का विरोध उस समय शुरू हुआ जब घाटी के लोगों को एहसास हुआ कि सरकार उनके पुनर्वास का उचित प्रबंध नहीं कर सकती। नर्मदा बचाओ आंदोलन ने घाटी के लोगों को एक सूत्र में बांध दिया है। देश के दूसरे भागों के बहुत से लोग भी इस आंदोलन में सहयोग कर रहे हैं। अब तो लगता है कि बाकी घाटी की भी जिम्मेदारी इसी घाटी पर आ डाली गई। इस घाटी को ही अब इस सवाल का जवाब लेना है कि किसी भी पूरी घाटी को पूछे बिना, समझे बिना, उसे कुछ बताए बिना पूरी की पूरी घाटी को उससे जुड़े हुए सभी शहरों पर एक ना एक प्रकार के असर डालकर उजाड़ने का क्या किसी सरकार का, या हो सकता है तो भगवान या अल्लाह का भी हक है क्या? मेधा पाटकर आंदोलन का नेतृत्व कर रही हैं। वो इस इलाके में सबसे पहले 1985 में आई थीं। तब वो विद्यार्थी थीं। जब उन्होंने इस इलाके में लोगों के बड़े स्तर पर विस्थापित होने की संभावना को देखा तो उन्होंने समझ लिया कि इन विस्थापित लोगों का उचित ढंग से पुनर्वास संभव नहीं है। तब से वो गांव से लेकर विश्व बैंक तक हर स्तर पर सरदार सरोवर बांध का विरोध कर रही हैं। मैं बचपन से ही ग्रामीण और आदिवासी इलाकों से जुड़ी रही हूँ और मेरी हमेशा से इच्छा रही है कि मैं दूर दराज के अलग थलग पड़े उन इलाकों में काम करूं जहां दूसरे लोग आसानी से पहुंच नहीं सकते। मुंबई के एक सामाजिक कार्यकर्ता की बेटी मेधा पाटकर जिससे एक बार मिल लें उसका नाम कभी नहीं भूलती। वो 20-20 घंटे तक काम करती हैं। वजह इसके कि एक सेमिनार से दूसरे सेमिनार तक विकास के विकल्पों पर बातचीत करती रहूं, मैंने ये उचित जाना कि मैं आदिवासी जातियों के साथ काम करूं। इसके माने हैं कि सतपुड़ा के पहाड़ी क्षेत्र में मुझे सैकड़ों हजारों किलोमीटर पैदल आना जाना पड़ेगा और यहाँ के लोगों की भाषा और जीवन शैली को अपनाकर ये एहसास दिलाना होगा कि मैं उन्हीं में से एक हूँ। मेधा पाटकर हमारे गांव आई और हमारे साथ मीटिंग करी। फिर हम सब लोग गांव-गांव घूमे और हर जगह लोगों को बांध के बारे में मीटिंग में बताया। ये पहले हमारे लिए कुछ कठिन था क्योंकि हम आदिवासी लोग ये मीटिंग के बारे में क्या जाने। सरकारी धमकियों और पुलिस के दबाव के बावजूद दूर दराज पहाड़ियों से समृद्ध मैदानी इलाकों तक इस आंदोलन का सिलसिला फैलता जा रहा है। इस बांध की कुल लागत में विश्व बैंक का संभावित हिस्सा कोई 10% होगा। डर इस बात का है कि यदि अभी कुछ न किया गया
तो फिर इसको रोक पाना संभव नहीं रह जाएगा। 25 दिसंबर 1990 नर्मदा के किनारे राजघाट पर 3000 से अधिक लोग जमा हो रहे हैं। तैयारी है शपथ लेने की। ये क्षण इनके संघर्ष का नया अध्याय है। नर्मदा घाटी के आदिवासी किसान मजदूर अपनी जिंदगी पीढ़ियों का जनजीवन प्रकृति और संस्कृति बचाने के लिए निकल पड़े हैं। ये संघर्ष यात्रा बांध की ओर बढ़ रही है। सारे देश से सैकड़ों समर्थक इनका साथ देने को आए हैं। लोगों की मांग स्पष्ट है, सरकार इस परियोजना पर पुनर्विचार करे और इस बीच बांध बनाने के काम को स्थगित रखे। बांध स्तर से ये जगह लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर है। इस समय इनकी प्रेरणा का स्रोत 1931 में गांधी जी की नमक सत्याग्रह के लिए दांडी यात्रा है, जो उन्होंने अंग्रेजी साम्राज्य को ललकारने के लिए की थी। गांधी जी जानते थे कि अहिंसा पर आधारित किसी राजनैतिक कार्रवाई के लिए नाटकीय घटना की आवश्यकता है। उनकी कुशल व्यूह रचना ने दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर कर लिया और भारत की आज़ादी का रास्ता आसान हो गया। लेकिन क्या गांधी जी की जन्मभूमि गुजरात में एक बार फिर इस तरह की कार्रवाइयां अपना लक्ष्य पा सकेंगी? कोई नहीं हटेगा, बांध नहीं बनेगा, रोक देंगे। बाबा आमटे इस आंदोलन के नैतिक और आध्यात्मिक नेता हैं। गांधी जी के शिष्य बाबा आमटे जमींदार घराने में पैदा हुए, पढ़ लिखकर वकील बने और युवा अवस्था में फिल्मों के समीक्षक भी रहे। बाबा आमटे पिछले 40 वर्षों से कुष्ठ रोग से पीड़ित रोगियों की देखभाल कर रहे हैं। इसके लिए दुनिया भर में उनकी सराहना हुई। 1989 में घाटी में आंदोलन को देखकर उन्होंने नर्मदा तट पर प्रण किया कि अगर बांध के पानी ने घाटी के निवासियों को डुबोया तो वो स्वयं भी पानी में डूब जाएंगे। 76 वर्ष के बाबा आमटे की पीठ के कई ऑपरेशन हुए और अब वो बैठ नहीं सकते। कभी कभी वो हंसकर कहते हैं, मैं बगैर रीढ़ की हड्डी का आदमी हूँ। मैंने कहा, मुझे कुछ नहीं बताओ, कुछ नहीं दिखाओ, मुझे सिर्फ माँ नर्मदा की शांत गोद में लेटा रहने दो। आंदोलन के प्रति बाबा के समर्थन ने सरकार को बहुत क्रुद्ध कर दिया है। जो लोग बांध बनाने के पक्ष में हैं, उनका सारा क्रोध बाबा अपनी जान पे झेलकर आंदोलनकारियों का नैतिक बल बढ़ाते हैं।
संघर्ष यात्रा से एक दिन पहले गुजरात सरकार ने अपने एक प्रतिनिधि को भेजा, श्री वल्लभ पारिक। एक समय था जब इन्होंने सरदार सरोवर बांध और गुजरात के कई अन्य बांधों का विरोध किया था, मगर अब वो बांध के समर्थक बन गए हैं। इनके साथ गुजरात चेंबर ऑफ कॉमर्स भी शामिल है। इनका आना खतरे की घंटी है। चिमन भाई का क्या लाएगा? हमसे लड़ने के लिए लोग तो 1 लाख लोग तो यही लाएंगे। लड़ने का सवाल कहाँ है हमारे बाबू भाई? जरा चेंबर ऑफ कॉमर्स का रेजोल्यूशन पढ़ो। 1 लाख खड़े हो जाएंगे, 1 इंच पीछे नहीं हटे। कन्फ्रंटेशन है, आउट एंड आउट। और भी रोक लेते हैं। अब तक मैं सोचा नहीं था कि आपके पास खाना नहीं हुआ गुजरात मुझसे 3 नफरत करेगी। ओहो, मैं तो हम फेंक देंगे बाबा को। आखिर मैंने ये कहा कि जो जीती जो चीज मेरी जिंदगी में नहीं मैं कर पाया हूँ, मेरा मृत्यु शायद करेगा, लेकिन मैं गुजरात के इनके खिलाफ, लोगों के खिलाफ। तो मैंने कहा कि इस मुद्दे पर बैठ के बात की जाए। जैसा गांधी जी ने कहा है, लोभ और अभाव के बीच निरंतर संघर्ष रहा है। मैं देख रहा हूँ कि गुजरात में अभाव नहीं, लोभ का राज है। फिर मैंने कहा कि विकल्प हैं। हर राष्ट्रीय समस्या के लिए एक राष्ट्रीय निदान है, लेकिन राष्ट्रीय संकल्प की कमी है। दिसंबर 26, 1990। इस यात्रा में अधिकतर लोग निमाड़ से आए हैं, जो कि घाटी का समृद्ध क्षेत्र है। हिंदू, मुसलमान, मालदार किसान, भूमिहीन मजदूर और आदिवासी, यही है ग्रामीण भारत का मुख्य धारा। विश्व बैंक का ये भी मानना है कि निमाड़ की काली मिट्टी वाली भूमि एशिया की सबसे उपजाऊ जमीनों में से एक है। अरे एक जरा से खेत के बदले 2 भाई झगड़ते हैं, आखिर इतनी बड़ी प्रॉपर्टी जा रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे? लोगों को कहाँ बसाएं? कि जमीन रबड़ नहीं है कि उसको खींच के और इसको बड़ी कर लेंगे, ये कि भाई इतनी ज़मीन में तू हो जा, इतनी ज़मीन में तू हो जा। हमारे बाप दादों ने जो ज़मीन रखी उसको हम डूबो देंगे और बैठे रहेंगे क्या? हमको मजदूरी थोड़ी करनी है, हमको काश्तकारी करनी है। हमारी इतनी उपजाऊ ज़मीन है कि हम उसको छोड़ करके कहीं जाने वाले नहीं है। हमने तय कर लिया है कि हम तो चाहे मर जाएंगे लेकिन हमारी घर बार नहीं छोड़ेंगे। हम तो हटाने नहीं, भले चाहे जो हालत हुई जाए, हम नहीं हटाएंगे। निमाड़ से जुड़े सतपुड़ा पहाड़ों का उबड़ खाबड़ इलाका नदी और जंगलों में आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से भील भिलाला की पीढ़ी दर पीढ़ी को पाला पोसा है। ये जमीन के मालिक आदिवासी हैं। सरकार नहीं, हम आदिवासी और हमारे देव, ये हमारे पुरखों का कहना है। कई पीढ़ियों से हम इस जमीन पर रह रहे हैं। अगर ये उजड़ गई तो हम बिल्कुल नहीं जी पाएंगे, बिल्कुल ही नहीं। ये जमीन हमारी माँ है और बाप है। माँ कहते भी जी, बाप कहते भी जी।
खेती बाड़ी यहाँ, घर बार यहाँ, सब कुछ पीढ़ियों से यहाँ पर है। चाहे ये जगह डूब जाए, हम यहाँ से कभी नहीं हटेंगे। अजीब बात है कि इस जमीन पर सदियों से आबाद अधिकतर लोगों का सरकारी कानून के अनुसार उनकी इस जमीन पर कोई औपचारिक अधिकार ही नहीं है और इन्हें जब चाहा जाए पल भर के नोटिस पर यहाँ से हटाया जा सकता है। जाने के पहले भैया जरा पीछे जाओ, वो प्रेस वाली गाड़ी है ना, वहाँ जो बैठे उनको एकदम कठिन शब्द में कहना कि बैठी ने कहा है कि अमेरिका जो फोन करवाना था और पेपर भेजना था तत्काल की मशीन में पेपर भेजना था, वो आज इंदौर से जरूर भेजे। हाँ कहाँ ये वैन, ये सफ़ेद गाड़ी है ना, तो अमेरिका जो खबर भेजनी चाहिए क्या क्या हो रहा है उसकी, वो जरूर जानी चाहिए आज इंदौर से। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ने इन्हें शक्ति दी है। इन्हें सचमुच लगता है कि नर्मदा के किनारे इन खुरदुरे पहाड़ों में वो अकेले नहीं हैं। लोग इन्हें देख रहे हैं। इसलिए जब भी यहाँ के लोग आवाज उठाते हैं और सरकार उसे दबाने का प्रयास करती है, तो ये लोग अहिंसावादी रणनीति अपनाते हैं, जबकि सरकार हिंसा पर उतर आती है। ऐसे में कोई तो होगा जो इस सब को देखकर सही को सही और गलत को गलत कहेगा और इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होगा। नतीजे में सरकार की साख खत्म होगी और वो अपने बर्ताव में सुधार करेगी। दुनिया भर में कोई 800 ग्रुप हैं जो विश्व बैंक पर दबाव डाल रहे हैं कि सरदार सरोवर बांध के लिए अपने सहयोग के मुद्दे पर पुनर्विचार करे। विश्व बैंक को पश्चिमी यूरोप, दक्षिण अमेरिका और जापान से पैसा मिलता है। जापानी कार्यकर्ताओं ने इस प्रोजेक्ट के लिए जापानी सहायता को रुकवा दिया है। गर्मा गर्म मीठी निमाड़ी चाय दिनचर्या का हिस्सा है। चलो चाय में कौन बाकी है? चाय पानी के साथ अनुशासन बनाए रखना है और काम भी करना है। चलो आंदोलन के कार्यकर्ताओं का ये लक्ष्य पूरा हो गया कि राष्ट्रीय समाचारों ने उनकी ओर ध्यान दिया है। उधर बांध के समर्थक गुजराती समाचार पत्रों ने गुजरात सरकार की प्रतिक्रिया पर ध्यान केंद्रित कर रखा है। क्या है बाबा आमटेना पदयात्रियों ने रोकवा लोखंडी आयोजन पूरी तरह से सारे वहाँ के इधर का भी उद्योगपति सब लोग एकदम खाना तैयार करने। रातों रात अंतर्राष्ट्रीय कक्षाएं चमकी उठेलू फेरकुआ गांव इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बना दिया है। मतलब फेरकुआ गांव जो है रातों रात एकदम अंतर्राष्ट्रीय, क्योंकि वहाँ टेलीविजन टीम, ये अखबार वाले, पुलिस सब देख रहे हैं क्या पार्किंग। इसलिए बाबा आमटे तुम इसमें जतरा बंद कर दो। लोगों से ये होती है। मैंने कहा कहीं मुझे ही उठा लेते, आज मेधा को उठा लेते, इनको उठा लेते और जनता को गिरफ्तार नहीं करते, वायलेंस होगा। जनता अपने नेताओं को इस तरह से कायरता से उठाने की जब बात, नेता का पेशेंस नहीं रहता। मैं ये कहता हूँ तुमको पीसफुली आपको करना है अरेस्ट, ये सब गिरफ्तारी कर लो, मेरा भी नंबर ले लो, मैं क्यों में खड़ा रहता हूँ। मैं आपसे साफ साफ बोल रहा हूँ, मुझे गिरफ्तार करना इसका मतलब तुम्हारी मेरी आखिरी मुलाकात हो सकती है। मेरा शरीर में जानता हूँ, मेरे दुख में जानता हूँ, दर्द जानता हूँ।
संघर्ष यात्रियों के लिए गुजरात की सीमा 3 दिन की दूरी पर है। वहाँ गुजरात सरकार अपनी सीमा रेखा को अच्छी तरह से सुनिश्चित कर रही है। गुजराती अफसर इस काम की देखरेख कर रहे हैं। स्वामी नारायण पंथ के अनुयायी भी यहाँ मौजूद हैं। गुजरात के इस धार्मिक संप्रदाय के लोगों का गुजराती उद्योगपतियों से गहरा संपर्क है। इस समय ये गुजरात सरकार के सहयोगी हैं और बांध समर्थकों के खाने पीने के इंतजाम में लगे हुए हैं। हमारे वॉलंटियर्स से उसको पूरी बना बाबा और आंदोलन कार्यकर्ताओं की बेचैनी बढ़ती जा रही है और इसका बड़ा ठोस कारण सारे गुजरात राज्य से पुलिस फोर्स का लाया जाना है। लगता है कि संघर्ष यात्रियों को गुजरात सीमा पार करने की इजाजत भी नहीं होगी। ये चुन्नी भाई वैद्य हैं। महात्मा गांधी के साथी कभी ये बांधों का विरोध करते थे, पर अब बल प्रयोग के सरकारी ड्रामे का समर्थन और आयोजन कर रहे हैं। ऐसा भय के कारण नहीं हुआ, बल्कि संभावित घटनाओं को रोकने के लिए किया गया है। देखिए, शुरू में अफवाह थी कि ये लोग बांध को नुकसान पहुंचाने या उसको तोड़ने जा रहे हैं। ये तो चिंता की बात थी, इसलिए हमने सोचा कि इस संभावना को रोकने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। वो अपना विरोध व्यक्त करें, मगर बांध को तोड़ने का इरादा न रखें। पूरे गुजरात को गुमान ये हो रहा है कि ये लोग अगर बांध का निर्माण होकर न गया तो वो बांध को तोड़ने के लिए आ रहे हैं। गुजरात की पूरी सीमा को पुलिस ने घेरे में ले रखा है। नर्मदा के किनारे वन सुरक्षा दल को भी चौकन्ना कर दिया गया है। बाबे आमटे की रैली के बारे में बंदोबस्त में तो यहाँ पे रोकना है सबको? नहीं, एक बार जान करने के, वो जंगल का रास्ता को छुपे से चला जाए तो उसको जान करने की, बताने के लिए, देख रेख के लिए। सुरक्षा दल के लोग मार्च करते भील और भिलालाओं पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। कुछ को तो 100 किलोमीटर से भी ज्यादा ऊबड़ खाबड़ पथरीली जमीन पर पुलिस वालों की नजर बचाते हुए पैदल चलना पड़ेगा। दूर दराज के गांवों से आंदोलनकारियों की प्रथम पंक्तियों तक पहुंचने का इनका सफर एक लंबी यात्रा है। दूसरे कई देशों की तरह भारत के आदिवासी भी ऐसे ही अलग थलग ठिकानों पर बसे राजनैतिक सत्ता और सामाजिक सम्मान पाने का प्रयास कर रहे हैं। 8 बरस पहले अमित भटनागर ने यहाँ आकर उस भेदभाव को देखा जिसे आदिवासियों को झेलना पड़ता है, तो उनका मन रोष से भर गया। उन्होंने इनके साथ मिलकर काम करने का फैसला किया। जो बाज़ार के लोग हैं, बनिए हैं, सरकारी अधिकारी है, ये यही सोचते हैं कि इनका तो मतलब बाप का अधिकार है कि इन लोगों को लूटना, मारना, पीटना, औरतों से छेड़छाड़ करना, और इनका पूरी संस्कृति जो है उसकी कोई वो ही नहीं है, कदर ही, कि बस ये नीचे लोग हैं ना, भीलड़ा, ये क्या जानते हैं, कुछ जानते नहीं हैं। इनकी कोई संस्कृति का महत्व नहीं, भाषा का महत्व नहीं, इनका कोई इनकी इंसान का महत्व नहीं। उमराली गांव लगभग 2000 आंदोलनकारी यहाँ इकट्ठा हो चुके हैं। मेधा पाटकर ग्रामीण प्रतिनिधियों से बातचीत करने यहाँ पहुँच चुके हैं। हम उनका माल नहीं लेने के लिए आए, ना उनका घर और ना उनकी नौकरी। हम यहाँ आए हैं क्योंकि हमारा गांव डूब में जा रहा है, हमारा जीवन उजड़ने वाला है। मारामारी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, हर चीज अनुशासन के साथ होनी चाहिए, ये हमारा कहना है। ना मारामारी और टकरार बिल्कुल नहीं होगी।
अगर सरकार ने हमें जाने नहीं दिया तो हम बाउंड्री तोड़ के जेल जाएंगे। हमें इसकी कोई चिंता नहीं है। ये बॉर्डर तोड़ने की बात सही समझ लो। जब तुम वहाँ जाओगे पुलिस ये नहीं कहेगी कि अरे भाई अंदर आओ। वो जब तुम्हें जेल ले जाएंगे ये नहीं बोलेंगे अरे भाई यहाँ बैठ जाओ। तुम्हें लाठी पड़ेगी। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? 1-2 लाठी खाने की तो पूरी तैयारी है। थोड़ी जबरदस्ती भी हो सकती है। सिर्फ 1-2 ही? अगर ज्यादा मार पड़ी तो? अगर ज्यादा मारेंगे तो ज्यादा लाठी खा लेंगे। गुजरात में कांग्रेसाई का शासन है और उनके लिए इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात आगामी चुनावों का मामला है। धारणा ये है कि ये बड़े बड़े बांध इस बात का शानदार प्रमाण हो सकते हैं कि राजनेताओं ने जनता के लिए कुछ ठोस काम किया है। चुनाव का समय पास आ रहा है, इसलिए जोर दे के कहा जा रहा है कि गुजरात की समृद्धि के लिए सरदार सरोवर बांध अति आवश्यक है। मुझे मालूम है पानी की भारी संख्या समुद्र में व्यर्थ जा रही है। उसे काम में लाना है। हमारे पास पानी की कमी है। वे लोग खर्चे और लाभ की बात करते हैं। एक आदमी जो प्यास से मर रहा है उसके लिए एक गिलास पानी की कीमत क्या होगी? मुझे यही कहना है कि गुजरात में पानी की आवश्यकता को पूरा करने का कोई और उपाय नहीं है। जिन क्षेत्रों के सूखाग्रस्त होने की संभावना रहती है वहाँ भी पानी पहुँचाने का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। नर्मदा का पानी घुमाकर पहले मध्य गुजरात तक ले जाया जाएगा। शहरी उद्योग के अलावा ये क्षेत्र कपास, तंबाकू और केमिकल उद्योग का भी केंद्र है। इसको नर्मदा के पानी से भारी लाभ होगा, लेकिन कच्छ और सौराष्ट्र में पानी बहुत कम मात्रा में पहुंचेगा। वो भी जब अगर नहर का पानी सन 2025 में वहां तक पहुंच सका तो। हालांकि ये परियोजना इसी के आधार पर बनाई जा रही है। बांध के निर्माण में जितनी भूमि बर्बाद होगी उससे दुगनी नहरों के बनने से व्यर्थ जाएगी। सरकार का कहना है कि नहरें बनने से जो लोग विस्थापित होंगे वो सरदार सरोवर बांध से चूंकि प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं होंगे, इसलिए उनके पुनर्वास की जिम्मेदारी सरकार पर नहीं है। दिल्ली के पर्यावरण कार्यकर्ता आशीष कोठारी ने 1980 में पहली बार बांध की पूर्ण समीक्षा की और उसके लाभ हानि का ब्यौरा तैयार किया। The project authorities themselves have said in the document that the tail ends of the canal पर्याप्त पानी न होने के कारण during the critical गर्मी के दिनों में नहर के अंतिम सिरे पर पानी नहीं पहुंचेगा, जिसका मतलब है कि जिन्हें पानी की अत्यंत आवश्यकता होगी उन्हें पानी नहीं मिलेगा। जबकि इसी आधार को नहर का औचित्य ठहराया गया है। आदिवासियों को ये सारे प्रश्न पूछने का पूरा अधिकार है। हमें क्यों विस्थापित किया जा रहा है? जिस परियोजना के लिए हमसे बलिदान मांगा जा रहा है उससे देश को कितना लाभ होगा? वो लाभ देश की कितनी आबादी तक पहुंचेगा? क्या ये लाभ गरीबों तक पहुंच पाएगा या ये केवल उनके लिए है जिनके पास पहले से ही सब कुछ मौजूद है?
पर्वतीय क्षेत्र के आदिवासी उमराली से अब उत्तर की ओर बढ़ रहे हैं। मुख्य टुकड़ी पूरब की ओर से निकट आती जा रही है। तेरा भी सवाल भैया मेरा भी सवाल है, तेरा भी सवाल है मेरा भी सवाल है, बांध का सवाल भैया बांध का सवाल है, बांध का सवाल भैया बांध का सवाल है, बांध का सवाल भैया। ये बड़ा ऐतिहासिक क्षण है। धर्म, संस्कृति, भाषा, भूगोल और अन्य सामाजिक कारणों से आपस में बिखरे हुए लोग आज एक साथ जुड़ गए हैं। दिसंबर 31 सीमा पर पत्रकारों के झुंड में सादे कपड़ों में हथियार बंद पुलिस वाले भी शामिल हो गए हैं। यहाँ से कुछ दूर पे धारा 144 लगी हुई है। ऐसे में सीमा को 4 लोगों से अधिक पार करने पर उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। चारों ओर अव्यवस्था और घबराहट है। पत्रकारों के अनुसार बांध समर्थकों ने आगे की सड़क को रोक रखा है। बाबा और उनके कुछ साथियों ने मामले को जानने का निश्चय किया। लगता है गुजरात सरकार जो कह रही है वो कर गुजरेगी। ये जो नई लाइन खींची गई है वो सीमा और निषेध क्षेत्र की परिचायक है। मेधा को रोक दिया गया है और ये बात निश्चित लगती है कि अगर उन्होंने सीमा को पार किया तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कई घंटों के इंतजार के बाद बाबा को बोलने की इजाजत मिली है। शुभकामनाएं देने के लिए मैं आपके सामने खड़ा हूँ। अभी भूखा हूँ, प्यासा हूँ, खाली रोटी के लिए या चाय के लिए, कॉफी के लिए नहीं। आज मैं सुबह से बैठा हूँ आपके प्यार के लिए। आपने अभी
आपका गुस्सा भी मैं समझ सकता हूँ। गो बैक बाबा हमसे क्या मुर्दाबाद जिंदाबाद, मेरी समाधि बमाधी बनाने के बाद आप कहते हैं वहाँ भी लिखा है जन समाधि है। ये मेरे लिए कोई चीज़ नहीं, क्योंकि आपका समृद्ध स्नेह एक बार नहीं, 2 बार 3 बार गुजरात में, कच्छ, सौराष्ट्र में मैं ले चुका हूँ। लोकशाही में डिबेट होते हैं, कई तरीके होते हैं, टेबल पे बैठ के सुख दुख की बातें होती हैं। ये सामान्य आदमी का युग है, और सामान्य आदमी असामान्य निर्धार कर जब बैठता है तो युग को भी करवट लेनी पड़ती है, बदलनी पड़ती है। ये बांध की क्या बात आप कर रहे हैं? आपने ये लोकशाही का ये माना ही नहीं, मेरा तरीका, मेरी व्यथा इस देश में कोई बैठे ही नहीं। जहाँ बैठेंगे बात करेंगे, नए वर्ष के लिए शुभकामना देंगे, और जल्दी से जल्दी हमारे शासनकर्ताओं को, हमारे बुद्धिमान लोगों को, हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स, इनकी जो लॉबी है उनको, चैम्बर ऑफ कॉमर्स को हम कहते हैं ये इस तरीके होते हैं राष्ट्रीय समस्या हल करने के। जय हिंद। नो मोर डिस्कशन। आपको सुन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि अभी नहीं, बाबा को जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं, हमने बाबा को जब आपने शुभकामनाएं भेजी है तो हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ है, और आप हमको विनती करते हैं कि आप चले जाइए। अब आप जब उनके लोकशाही में वो भी नहीं होगा, उनसे बात नहीं होगी, मैं रहूंगा ना, मैं उनमें से एक हूँ। हमारे साथ जो लोग आए उनका भी आज गुस्सा इतना ज़्यादा है कि हमको भी उनको कंट्रोल करना बहुत तकलीफ है, और इसीलिए हम चाहते हैं कि वातावरण बनाएंगे बातचीत करने का, बैठेंगे। गुजरात सरकार ने आम लोगों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने और भड़काने की नई पॉलिसी अपनाई है, मगर संघर्ष यात्रा का वापस आने का कोई इरादा नहीं। 6000 लोगों ने कैंप लगाए हैं, और वो अपनी इस मांग पे अड़े हैं कि सरकार इस परियोजना पर पुनर्विचार करे। सभी राष्ट्रों के जीवन में जब निर्माण होता है तो कुछ लोग विस्थापित भी होते हैं। स्कूल, सड़कें या ऐसी दूसरी चीजें जो भी बने, कुछ लोगों को विस्थापित होना पड़ता है। ये राष्ट्र के विस्तृत हित में होता है। आंदोलन कार्यकर्ताओं से मेरा यही कहना है कि वो पुनर्वास के कामों में सहयोग दें, बजाय इसके कि वो अपनी जमीन से चिपके रहें। इन्हें बहरहाल वो जगह छोड़नी पड़ेगी। गुजरात के 19 गांवों से 2000 परिवार पहले ही टूटकर 160 भिन्न-भिन्न स्थानों पर बिखर चुके हैं। मालू पुनर्वास की इस कार्रवाई का एक नमूना है। 2 बरस से लोग यहाँ रह रहे हैं। गवर्नमेंट में मानस के कि भाई तुमने जितनी सुविधा मिलेगा, जे तुम मांगेगा, सब हम पूरी कर देगा। आप लोग ने चिंता मत करना, कोई किसी को फंसावे, आप लोग फंसाने का नहीं। तो हम सम्मति गवर्नमेंट का दिया कि भाई नर्मदा डैम का हम विरोध करने वाला नहीं है। इसके लिए हम वो जगह छोड़ी। अभी हम फंस गया, ये वो बोला वो जगह पर नहीं है। जितना वो लोग बोला है नहीं, वो जगह पर नहीं है। ये मकान जिनमें बिजली, पानी सब कुछ है, अफसरों के लिए हैं, मगर आज तक खाली पड़े हैं। सरकारी रहने के लिए कोई रहने वाला नहीं है, तहाँ पहला मकान बिल्डिंग बना दिया। बीच में रहने के लिए असरग्रस्त आदिवासी रहने के लिए डब्बा बनाया जेल का। हम तो भोग आल के हमारी जन्मभूमि छोड़ के
उधर रहने के आया था, पतरा का डब्बा रखा हमने। देखिए, ये हमारी स्थिति है। इस जगह में हम लोग अपने गाय भैंस अंदर बांधते हैं 7 जन रहिए और 7 जन यहाँ पर रहते हैं। सोने की जगह अंदर, रसोई अंदर, और यहाँ पर 7 जन पूरा अपना सामान यहीं रखते हैं। तो यहाँ पर रहने के लिए बड़ी कठिनाई है। क्यों? क्योंकि ये जगह इतनी छोटी है। विस्थापित होकर महिलाओं का काम और उनकी हालत अधिक बिगड़ गई है। यहाँ गाय बैल के लिए कुएं से पानी खींचकर लाना पड़ता है। 10 फेरा 8 फेरा। गांव में तो गाय बैल को बांधने की जरूरत ही नहीं थी। खुली हवा में सोते थे और अपने आप पानी पीते थे। वहाँ कोई मुश्किल नहीं थी। यहाँ तो बड़ी मुश्किल है। वापस जाने का कभी मन करता है क्या? मन तो करता है, क्यों न करे। मालू के लोग फिर भी भाग्यशाली हैं, क्योंकि इस बात की कोई गारंटी नहीं कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विस्थापितों को इतना कुछ भी मिल पाएगा। बांध के विरोधकर्ताओं के लिए भारत सरकार के एक ऊंचे अफसर की ओर से समर्थन आया है। डॉक्टर BD शर्मा, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कमिश्नर। मैं इस तर्क को नहीं मानता कि किसी को तो कीमत देना पड़ेगी। न्याय संगत समाज में ऐसा नहीं होता। Nobody shall pay the price. The first condition has to be that you must talk to them. You must see, पहली convince शर्त them यह है that कि this आप is उनसे for बात a करें। higher cause. And when it is for a अगर higher ये किसी cause, बड़े I लाभ should की बात say है that you must तो also उन्हें भी इसमें ensure भागीदार होना चाहिए, that they become the partners in those gains. बल्कि इन लोगों का इसमें सबसे पहले और सबसे बड़ा हिस्सा होना in the चाहिए। gains of development. देश हित जो है ना, वो तो ठीक है। जो सरकार को जिसको देश समझती है वो देश है दिल्ली, बम्बई, अहमदाबाद, बड़ौदा, है ना। वो उसी को देश समझती है, ये बहुत स्पष्ट है। नेशनल पेपर कौन सा है? तो टाइम्स ऑफ इंडिया है। नेशनल न्यूज़ क्या है? जो दिल्ली में आदमी, अगर जो कोई फालतू सा कोई मंत्री है, वो आज दिल्ली में एक किसी टट्टी शौचालय का उद्घाटन करने गया, वो नेशनल न्यूज़ है ना। बम्बई में कोई कुत्ता मर गया, वो नेशनल न्यूज़ है। तो नेशन जो है, राष्ट्र क्या है, देश क्या है, वो उनके दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट है ना। तो उनकी परिभाषा के हिसाब से वो देश हित बताते हैं इस सबको, कि जो दिल्ली में फिर रहने वाले लोग हैं, बम्बई में रहने वाले लोग हैं, उनको मिलेगा। तो किसको मिलेगा? जो बड़े किसान हैं, है ना, जिन लोगों की पहले से ही पूरी खेती जो है इस गन्ने और इस सब के ऊपर आधारित है, उन लोगों को पानी मिलेगा। वो देश हैं, ठीक है। जो लोग कारखाने चला रहे हैं, जिनके केमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं, न्यूक्लियर वो है बनाने हैं, उनको प्लांट्स बनाने हैं, उन लोगों को पानी मिलेगा। वो देश है, ठीक है। फिर अहमदाबाद, गुजरात, अहमदाबाद के अंदर, बड़ौदा के अंदर, राजकोट के अंदर तुमको एक एक बार में फ्लश की टंकी के लिए 17 लीटर पानी चाहिए, वो देश है। तो उन देश के लिए ये फ़ायदा होगा। 2 जनवरी 91 सीमा की ओर बढ़ने की क्रिया अब शुरू होने को है। 25 आंदोलनकारियों का एक जत्था आगे बढ़ रहा है। इनके हाथ बंधे हैं क्योंकि इनका संघर्ष अहिंसा पर आधारित है। इधर 144 दफा लगी हुई है
आगे जाना मना है और कृपा करके आगे नहीं जा सकते। आप जो आगे है यहाँ पे बैठिए, बस यहाँ से लग रही है, आप आगे मत जाइए। नहीं सर, हम केवल पूछ रहे हैं आपसे कि वो जो लोग काफी समय में वो उनके लिए धारा नहीं है क्या? कल जो इस तरफ आ गए थे लोग, उनके लिए धारा नहीं थी क्या? नहीं सर, प्रतिबंधित विस्तार बाहर है। किनके बाहर? कल तो नहीं थे, कल इधर कैसे आ गए? वो भी प्रतिबंधित विस्तार बाहर है। कहिए कहले कल इनको यहाँ पे कैसे आने दिया, ये बताइए जरा, कहिए। चलिए भगवान भाई, उनके लिए नहीं, हमारे लिए ऐसा नहीं हो सकता। या तो आप उनको भी हटाइए, हमारे हाथ तो बिल्कुल बंधे हुए हैं। भैया हमारा भी एक फ़र्ज़ है, वो फ़र्ज़ ये है कि हमारी जो घाटी जंगल ज़मीन जो डूब रही है उसे हमें रोकना है। हाँ तो वो आप कर रहे हैं, बस तो हम कोशिश इसी में लगे हुए हैं। तो धक्का देकर करना है, वायलेंस करके करना है ना आपको। आप देखिए, बोलते हैं आप शांतिपूर्वक करना चाहते हैं, 4-6 दिन से जो रुके हुए हैं हमने वायलेंस, तो हम शांति से ही तो जा रहे हैं सर। प्रेस के प्रतिनिधियों को, फोटोग्राफर्स को आप वायलेंस करके आपको अच्छी तरह से उन लोगों ने सारा वो ब्रीफ किया हुआ। सारा क्या है? आप जाएंगे तो हमारी छाती ऊपर से जाएंगे, तो ठीक है। आप एक बार फिर चेंबर ऑफ कॉमर्स। भाई हो, हम किसी की तो बस ठीक है, आप भी हमारे भाई हो। मैं वहाँ अकेला जाना चाहता हूँ। मैं 144 की धारा नहीं तोड़ूंगा। गुजरात में या देश के किसी और प्रदेश में चौकसी साहब का हक मेरे हक से अलग है क्या? नहीं, फिर मैं उधर क्यों नहीं जा सकता और वो इधर कैसे आए? सरकार नहीं चाहती कि पत्रकारों के सामने बल प्रयोग का तमाशा खेला जाए। संघर्ष यात्रियों ने अपने हाथों को खोलने या कैंपों में जाने से इनकार कर दिया है। इस तरह से बैठना है उसका भी हक नहीं है। अचरज की बात है कि जहां धारा 144 लगी है, वहां बांध के समर्थक जब जी चाहे आ जा सकते हैं। साफ जाहिर है कि शासन के साथ उनका विशेष संबंध है। इनके कैंप में बढ़िया खाना और हंसी खेल का वातावरण है। इनमें से अधिकतर लोगों को गाड़ियों में लाया गया है, कुछ को पैसे भी दिए गए हैं। कितने दिन आए आपने? कल से आए। कल से आए? 1 बजे आए थे कल। कल नया ग्रुप आएगा? अभी आ गया, जो ग्रुप आ गया है इस बस में हम जाएंगे। बस का पैसा वैसा कौन देता है? वो गवर्नमेंट देती है। गवर्नमेंट देता है? गवर्नमेंट। अच्छा, सुबह बस आते हैं आप लोगों को? हाँ, लेने के लिए बस आते हैं। गाँव पर आती है तो बस में इधर आते हो, जो आगे अगले दिन आए वो बस में चले जाएंगे। जंग हमारा जारी है, जंग हमारा जारी है। 4 जनवरी 91। अंततः सरकारी ड्रामे की असल शक्ति पर्दे के पीछे से मंच पे आती है। ये गुजरात के मुख्यमंत्री चिमन भाई पटेल की धर्मपत्नी श्रीमती उर्मिला पटेल हैं। संघर्ष यात्रा करने वाले पहले जत्थे में 50 लोग और शामिल हो गए हैं। रात बहुत ठंडी थी और इन लोगों ने ये रात खुली सड़क पर गुजारी है। मोर्चे से ताज़ा समाचार आया है। उनका पूरा जत्था आ जाता है। महिला पुलिस? हाँ, सभी महिला पुलिस आ जाती है। व्यवस्था तो यही हो रहा है, सभी लेडीज। वो तो पूरा बैरियर को ऐसा पकड़ के खड़े हैं पुलिस वाले लाइन में। तो आपको ज़्यादा महिला चाहिए? हाँ, तो महिला तो वहाँ मेरे तो 200 से 300 महिलाएं हैं पुलिस की। तो हमारे लोग अगर घुसते हैं तो सामने वो तो आती है। स्थिति ये है। उसके बाद क्या है, एक बार फिर आप आपकी महिलाओं को और चाहिए तो इनमें से फिर एक महिला का जुट आपके साथ हो जाने दो, कि वो आप पहला पहुंच जाए। हम लोग फिर ऐसा करते हैं कि पहला सिर्फ महिला का जुट पहुंचते हैं, वो आपसे मिल जाएगा, फिर दूसरा दूध जब आके लगेगा तब आगा। मतलब किसी भी तरह से प्रेशर टकराव लेना ही है, उसके बदले तो होगा ही नहीं। और जहाँ वहाँ कुछ गलत हुआ तो हम लोग यहाँ आगे एक्शन लेने के लिए है ही तैयार। ये लेके चलो, जो हम सोच रहे हैं वही होगा। लेकिन ये ध्यान में रखना कि एकदम ऐसे नुकसान की अगर एक दिखता है, बैठ जाना, फिर बैठ जाना। आपको जितने पड़ाव लेने हैं आप ले सकते हैं, लेकिन आप बार बार आगे जाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, ये चित्र हिंसा का नहीं, लेकिन आगे जाने की जिद का। बिल्कुल आगे बढ़ो।
अधिकतर महिलाओं के लिए ये पहला अवसर होगा जब उनकी मुठभेड़ पुलिस से होगी। निराशा का एहसास अंत में अब उबल पड़ने को है। हम तो हमारे पेट का बदलायल छे, हमारे जमीन जायदाद का बदलायल छे। कानूनी या गैर कानूनी किसी भी हथकंडे से विरोध को रोकना है। आम नागरिकों के भेष में सशस्त्र पुलिस कर्मचारी बीच में आ जाते हैं। छह आंदोलनकारी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। इल्जाम है कि उन्होंने लोगों को दंगे पर उकसाया और सरकारी कर्मचारियों पर हमला किया। सीमा रेखा के पार धारा 144 को तोड़े हुए लगभग 200 लोग बैठे हैं। ज़्यादा कन्फ्रंटेशन हो रहा है, ये समाचार आपसे दोनों साइड की पोजीशन ज़्यादा हार्डन हो रही है। कभी-कभी प्रजातंत्र के आदर्श रात के अंधियारे में गुम हो सकते हैं, विशेषकर जब वहां पत्रकार न मौजूद हों। सरकारी अफसरों का धैर्य टूट चुका है। 160 लोगों को मारपीट कर बसों में ठूंस दिया गया है। बाद में इन्हें ले जाकर किसी अलग थलग जगह पे छोड़ दिया जाएगा, जहां न खाना होगा न पानी। हम लोग रोटी खा रहे थे और दूसरे लोग बैठे थे अपने अपने बारे रोटी खा रहे थे और उनको डंडे से मारने लग गए और लात गुस्से से मार करके उनको कुछ को घिसेट करके मोटर में बिठा के ले गए और हम इधर भाग गए। बाबा महसूस कर रहे हैं कि बस अब बहुत हो चुका, पुलिस अब हट गई है। अब स्कूल के बच्चों को आगे खड़ा कर दिया गया है। इन्हें छुट्टी मिली है और परीक्षा में इनकी सहायता करने का वादा किया गया है। स्कूली बच्चों के पीछे की पंक्तियों में यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हैं। हमारी विनती सुन के वापस जा रहे हैं, इसलिए गुजरात की प्रजा की ओर से हम सब उनका आभार व्यक्त करते हैं। रघुपति राघव राजा
मैं वापस नहीं जाऊंगा। मैं यहाँ से 1 इंच नहीं हटूंगा। मैंने उन लोगों को बता दिया है और कलेक्टर से भी बात की है। अब मैं यहाँ लेट रहा हूँ। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। पिछली रात जिन 160 लोगों को बसों में ले जाया गया था वो अब लौट आए हैं। वो भूखे थके हुए हैं, शरीर पे चोटों के निशान हैं, लेकिन इनके चेहरों पर दूर दूर तक पराजय की कोई झलक नहीं। कोई नहीं हटेगा, नहीं बढ़ेगा, कोई नहीं हटेगा, गाँव पे कोई बात गाँव पे कोई बात कभी ना हटने के लिए आए ना। हाँ, क्यों? कभी नहीं हटने। यहाँ से भी, इस यात्रा से भी। नहीं हटना थोड़ी है। बांध के समर्थकों ने एक नया हथकंडा अपनाया है। बाबा की बस के पास बहुत से लाउडस्पीकर लगा दिए गए हैं। किराए की भजन मंडलियां इन लाउडस्पीकरों पर दिन रात धार्मिक गाने गा रही हैं। ये सिलसिला 30 घंटे तक चलता रहेगा। छह जनवरी 91। इस बीच कुछ सरकारी प्रतिनिधियों ने फिर से समझौते की बात का प्रस्ताव तो रखा, लेकिन सरदार सरोवर प्रोजेक्ट पर पूर्ण पुनर्विचार की बात करने को वो बिल्कुल तैयार नहीं। आश्चर्य की बात है कि आज की रात गुजरात के मोर्चे पर खामोशी है। सरकारी अफसर और पुलिस कर्मचारी परेशान हैं। बाबा की तबीयत काफ़ी खराब हो गई और वो कई घंटे तक मूर्छित रहे। डॉक्टरों को किसी संगीन खतरे का आभास हो रहा है। बाबा किसी भी हालत में वहाँ से हटने को तैयार नहीं। 7 जनवरी 91। आंदोलन अब एक नया रूप धारण कर रहा है। लाठी का बदला लाठी से नहीं लेना चाहते। हम बार बार कहते हैं कि हम महात्मा गांधी के सिद्धांतों के ऊपर ही आगे बढ़ेंगे और हमारे जो साथी हैं अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठने वाले वहां पर जाकर के बैठ जाएं। मैं तो घाटी का पूरे जमीन जंगल पानी का हिस्सा बन गई हूँ, ऐसा भाव मुझे लगता है। और कहने के लिए भी कुछ बचा नहीं है और लोगों को जागरूक करने की भी बहुत इच्छा ताकत नहीं रही है। तो इसके लिए लगता है कि घाटी के जो भाई बहन जो कि मथुर भाई और खाजा भाई जैसे या तो शांता बहन और लक्ष्मी बहन जैसे जो कि अपनी तरफ से पूरी जिंदगी लगा के हुए यहाँ बैठने वाले हैं, उनको आप कभी न भूलें। और अगर कोई हमें से टूट फूट जाए तो तत्काल उसकी जगह लेने के लिए 10 के 10 नाम एक एक के जगह पे कम से कम हर दम सिर्फ कागज पे नहीं, यहाँ इस सीमा रेखा पर जो कि विकास और विनाश के बीच की सीमा रेखा है, हम मान लीजिए इस सीमा रेखा पर ही अड़े हुए खड़े रहे। इतना ही मैं कहना चाहती हूँ और कुछ। अब
आज से मेधा और 6 दूसरे लोग काजाबाऊ, लक्ष्मीबेन, माथुरबाई, देवरामभाई, शांताबेन और मेघनाथ केवल पानी पीकर गुजारा करेंगे। अनिश्चितकालीन अनशन दो-धारी तलवार जैसी होती है। जैसे जैसे इनका स्वाद गिरेगा वैसे वैसे सरकार और आंदोलन दोनों पर दबाव बढ़ता जाएगा। अहिंसा पर आधारित इस तरह की युक्तियां तभी काम करती हैं जब इसकी बड़े पैमाने पर चर्चा हो। यहाँ मामला ये है कि सरकारी माध्यम होने के नाते रेडियो और टेलीविजन ने इस सारे घटनाक्रम की पूरी तरह से अनदेखी की है, मगर राष्ट्रीय समाचार पत्रों ने अधिक से अधिक इस सब के बारे में लिखा भी है और आंदोलन के पक्ष में विचार भी व्यक्त किए हैं। अनशन का पहला दिन। गुजरात राज्य के नर्मदा संबंधित मामलों के मंत्री श्री बाबूभाई पटेल, इनके अचानक यहाँ आने से पल भर को ऐसा लगा जैसे जल्द ही समस्या का कोई समाधान निकल आएगा, मगर ये क्या, उनके पास तो अनशन पर बैठे लोगों से मिलने अथवा बातचीत करने का समय ही नहीं था। एक समय था जब बाबूभाई पटेल पर्यावरण के मुद्दों का पक्ष किया करते थे, लेकिन अब वो यहाँ केवल इसलिए आए हैं ताकि सबको ये बता सकें कि बाबा की बिगड़ती हालत से सरकार को कोई परेशानी नहीं है। राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस के समारोह की रिहर्सल चल रही है। दूसरी ओर सड़क पर घाटी की घटनाओं को लेकर रैली निकाली जा रही है और धरना दिया जा रहा है। इसी तरह के दृश्य देश भर में देखने को मिलते हैं। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। उधर जापान और यूरोप और उत्तरी अमेरिका के गैर सरकारी संगठनों ने विश्व बैंक पर निरंतर दबाव बनाए रखा है। आज आप लोगों की तबीयत कैसी है? आज अनशन का चौथा दिन है। मैं समझती हूँ मेरे सभी साथियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। ग्रेट मॉरल स्ट्रेंथ, और यही सबसे अहम बात है। अनशन का 7वां दिन। बड़े स्तर के विकास प्रोजेक्टों से देश के दूसरे भागों में जो लोग प्रभावित हुए वो भी अपना समर्थन व्यक्त करने को आ रहे हैं। मेरा नाम रजिया भी है और गैस पीड़ित लोग हैं हम। उद्देश्य महिला संगठन, हम अपने संगठन चलाते हैं। हमको मालूम हुआ था कि यहाँ नर्मदा घाटी में बांध की समस्या खड़ी है, तो हम इस वजह से यहाँ पर आए कि भोपाल तो यूनियन कार्बाइड ने बर्बाद कर दिया। अब हम नहीं चाहते कि ये कहीं भी ये लोग उजड़ें। हम अपनी हर तरह से कोशिश करके इसका बचाव करेंगे। 2000 से अधिक लोग कैंप में मौजूद हैं। इसको संघर्ष गांव का नाम दिया गया है। लोग यहाँ आकर रुक जाते हैं। ट्रक ड्राइवर चिट्ठियाँ और संदेशे दे जाते हैं। आपका एक साथी हॉस्पिटल में गया तो उसका कैसा लगा? उससे कुछ हिम्मत कम हुई क्या? नहीं, हिम्मत कम हुआ, वो तो होनहार भी तो कमजोरी अब हो गई। 10 दिन हो गए, अब कब तक वो दम रख, इसलिए कमजोरी होना जरूरी है।
हर व्यक्ति को कमजोरी महसूस होती है। तो आपको थोड़ी कमजोरी महसूस हो रही है? नहीं हो रही मेरे को, तो कमजोरी ऐसी हो रही, बाकी भीतर की ताकत बहुत है कि मरता दम तक घाटी में रवाना साथ। आज 11वां रोज हुआ है, वैसे मेरे को कमजोरी बहुत हो गई है और करीब 7 किलो वजन भी कम हो गया है। फिर भी मैं माँ नर्मदा की कसम खा के निकला हूँ, इसलिए चाहे कुछ भी हो आखिरी दम तक मैं डटा रहूँगा। मैं ठीक हूँ, मानसिक रूप से सबल हूँ। शारीरिक कमजोरी प्राकृतिक है। मुझे इन सब की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मेरा विश्वास है कि इस प्रोग्राम से घाटी को भी बल मिल रहा है। हमारा अनशन परिचायक है इस वास्तविकता का कि हमारी लड़ाई निरंतर है और अब ये सवाल मरने और जीने का है। अनशन का 11वां दिन। गुजरात मंत्रिमंडल के मुख्य सचिव श्री H.J. खान बातचीत के लिए आए हैं। सभी को आशाबंदी है कि वो कोई ठोस प्रस्ताव रखेंगे। मगर वो तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बातें करने लगे। आज सुबह इराक में युद्ध शुरू हो गया। देश को गंभीर स्थिति का सामना है। इसलिए उचित यही है कि आंदोलन कार्यकर्ताओं को वापस लौट जाना चाहिए और दूसरे लोगों को निर्माण में लग जाना चाहिए। श्री खान के बयान से गुजराती मीडिया बहुत खुश हो गया है। भारत बहरहाल खाड़ी युद्ध में शामिल नहीं है। अनशन का 12वां दिन। अनशन पर बैठे लोग हर पल कमजोर होते जा रहे हैं, लेकिन ये प्रश्न अब भी बना हुआ है कि क्या इसका कोई प्रभाव होगा। कुछ लोग इस गतिरोध को समाप्त करने का प्रयास करने को आए हैं। स्वामी अग्निवेश सामाजिक कार्यकर्ता हैं और सभी लोग इनका आदर करते हैं। लेकिन ये जो फाका करके बैठ गए हैं ना, वो तो हमारे दिल को बहुत चुभता है अब, क्योंकि ये बच्चे लोग नहीं जानते। वो समझते कि हम भूखों मरने के लिए तैयार है तो हमारी बात माने बगैर थोड़ी में रहेंगे। ऐसा नहीं होता है। ऐसी चीज़ें कोई फाके से रोकी नहीं जा सकती है। ये बात इनके बच्चों के समझ में नहीं आती कि आज मेधा जैसी लड़की, यानी करोड़ों में एक ऐसी लड़की होती है, अब वो इसको अपने यहाँ तोड़ देगी, क्या फायदा है उसमें? कुछ तो समझना चाहिए। टोटल रिव्यू के लिए टाइम फ्रेम बना करके बातचीत शुरू कराइए। यही हमने प्राइम मिनिस्टर से कहा। एक बात पूछूं कि प्राइम मिनिस्टर कहते हैं हम उग्रवादियों से बात करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को भी चेंज करेंगे, तो भाई इनके साथ बात करने में तुमको क्या नुकसान? नहीं मानना तुम, हाँ जी, लेकिन फैक्ट्स दुनिया के सामने आ सकें। व्हाट इज ट्रुथ? हमारी कमिटमेंट ट्रुथ से तो हो। हम गांधी जी का नाम ले रहे हैं तो इतना भी नहीं कर सकते हम लोग। अनशन का 16वां दिन। गुजरात के मोर्चे पर अब शांति नहीं है। मौजूदा हालात से हताश होकर श्रीमती पटेल लाउड स्पीकरों और अपने शहरी समर्थकों की ताज़ा खेप लेकर फिर आ गए हैं। अगर ये नारे चलते रहे तो बाबा आमते यहीं पर आके लेट जाएंगे।
मैं ये सब सहन नहीं कर सकता। तुम यहाँ के कलेक्टर हो, तुम्हें ये सब संभालना चाहिए। रात भर ये शोर चलता रहता है। गाड़ी ना No, but then none of them should. इस बार बाबा आमटे के गुजरात में प्रवेश करने की कोशिश को मध्यम वर्ग की महिलाओं ने विफल बना दिया है। वो उनके रास्ते में लेट गईं और किसी तरह भी हटने को तैयार नहीं। मगर सरकारी अफसर अब बाबा के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं। वो बाबा के मूर्छित हो जाने का खतरा नहीं ले सकते। अब वहां से माइक्रोफोन और लाउडस्पीकर हटा लिए गए हैं। अनशन का 18वां दिन। भूख हड़ताल पर बैठे आंदोलन कार्यकर्ताओं की हालत काफी नाजुक होती जा रही है। डॉक्टरों ने सावधान करते हुए कहा है कि इनमें से कोई भी कभी भी खत्म हो सकता है। महीना हो गया क्यों? 24 तारीख। लोगों ने गांव में क्या करने वाले हैं इस पर ही बोलना चाहिए। पूरी मीटिंग अगर उस पर चला तो चेते भरना जाती थी रोज की नहीं बेटा? हाँ ना ट्यूशन? हाँ हारो कालो मार सपना कहीं कहे तो कहीं नहीं कहे। जल्दी आओ जो कि मत आओ जो कि झंडा निकला कहे होगा कि नहीं बेटा? नहीं कहिया। कहीं नहीं कहे। ऑफिसर्स पे करो। आधी रात से कुछ पहले लगभग 200 पुलिस वाले, जिनमें बड़े अफसर भी शामिल हैं, आते हैं ताकि मेधा को गिरफ्तार कर सकें। इल्जाम है कि मेधा पाटकर आत्महत्या की कोशिश कर रही है। लेकिन वो लोग यहाँ महिलाओं द्वारा कड़ा प्रतिरोध और ढेर सारे फोटोग्राफरों को देखकर हैरान रह गए हैं। ये सब कुछ उनकी आशा के विरुद्ध था। अंत में विवश होकर उन्हें लौटना पड़ा। शुरू से महिला उठे जाती ना तो इनका बान माह में एक ईट भी धरना देता। और आप शुरू से महिला ना नहीं, आप 3 साल से महिला ने उठेल थे ना। क्यों? महिलाओं की क्या क्या शक्ति है महिलाओं में? हैं? महिलाओं में महिला हड़मत पूरी शक्ति से तुम्हारा आदमी ने से ज़्यादा शक्ति रखा है। हम तो महिला तो आदमी से ज़्यादा शक्ति रखा नहीं हम। अनशन का 22वां दिन। अभी अभी एक समाचार आया है कि अंतर्राष्ट्रीय समर्थकों की सहायता से आंदोलन को एक महत्वपूर्ण सफलता मिली है। विश्व बैंक ने फैसला किया है कि वो अब स्वतंत्र रूप से सरदार सरोवर बांध पर पुनर्विचार और उसकी पूर्ण समीक्षा करेगी। दूसरी ओर भारत सरकार निरंतर चुप साधे हुए है।
4 साल का। उसको मैंने बुलाया, आ मेरे पास बैठ। आके बैठा तो मैं पूछा तू क्या बनने वाला है, तेरे को क्या बनने का दिल है? बोला मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहता हूँ। तो मेरे को थोड़ा दिल में खुश हुआ कि डॉक्टर बनेगा तो जनता का सेवा वेवा करेगा, इसलिए बोल रहा हो। तो मैं बोला डॉक्टर बन के तू क्या करेगा? बोले नहीं, डॉक्टर जब बन जाऊंगा तो मैं बड़ा गाड़ी बनाऊंगा, फिर उसके बाद बड़ा बाड़ी बनाऊंगा। और मेरे माँ ने बोला अगर मेरे पास गाड़ी और बाड़ी नहीं रहेगी तो माँ मेरे साथ नहीं रहेगी। भाइयों, ये उदाहरण मैं इसलिए देना चाहता हूँ कि ये जो विकास का धारणा है, ये विकास का धारणा इतने 4 साल के बच्चे के अंदर में उसके परिवार द्वारा ढुकाया जाता है कि विकास इसको कहते हैं कि अपना ये करो, अपना ये बढ़ाओ, अपना वो बढ़ाओ, अपना शान बढ़ाओ, अपना गाड़ी बढ़ाओ, अपना मकान बढ़ाओ। और ये 4 साल के बच्चे से ढुका हुआ है। तो ये बांध का विरोध करना जब हम शुरू किए तो बांध को मानने वाले को तो 4 साल उम्र के दूध का चम्मच से सिखाया गया कि ये हमें चाहिए, वो हमें चाहिए, उतना हमें पानी चाहिए, उतना हमें विद्युत चाहिए, हमें चाहिए, दुनिया भाड़ में जाए कहीं। तो हमारी लड़ाई जो है इतनी लंबी लड़ाई है कि यहाँ से शुरू करना है। अंत में मैं ये कहूँगा कि ये जो 1 महीना मैंने आपके साथ बिताया 25 तारीख से आज तक, ये 1 महीने में मैंने हो सकता है इतना प्यार करके जिंदगी में नहीं पाया हूँ। तो मैं बहुत धन्यवाद मानता हूँ आपको, आप मुझके साथ इतना दिन मेहनत की। धन्यवाद। कोई नहीं हटेगा, कोई नहीं हटेगा। फलों के रस के गिलास के साथ आखिर को भूख हड़ताल खत्म कर दी गई। कोई नहीं हटेगा। सारी घाटी में आंदोलनकारियों के मार्च की गूंज अब भी मौजूद है। बड़े स्तर के विकास प्रोजेक्टों के विरोध में लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के लिए नर्मदा आंदोलन एक प्रतीक बन गया है। 1992 के अंतिम महीनों में स्वतंत्र समीक्षा रिपोर्ट सामने आ गई। निष्कर्ष ये कि विश्व बैंक को सरदार सरोवर बांध से अलग हो जाना चाहिए। शुरू में विश्व बैंक ने इसकी अवहेलना की, मगर 1993 में अंतर्राष्ट्रीय दबाव और आंदोलन की निरंतर बढ़ती हुई शक्ति ने बैंक को इस प्रोजेक्ट से अपने आप को अलग करने पर विवश कर दिया। बहरहाल भारतीय अधिकारी बांध के कार्य को आगे बढ़ाने पर तुले हुए हैं। घाटी में परीक्षक दल गांवों में आते रहते हैं, इनके साथ पुलिस के जत्थे होते हैं। यहाँ के लोग बिना किसी तरह की हिंसा के इनका प्रतिरोध करते हैं। 1993 में जब यहाँ परीक्षक दलों को रोका गया तो पुलिस ने इन पर गोली चला दी। इस गोलीकांड में एक 15 वर्षीय लड़के रहमल की जान चली गई। मेरा बेटा मारा गया है, मैं नहीं हटूंगा। मुझे कुछ नहीं लगता, मैं बिल्कुल नहीं हटूंगा। मेरा बेटा मर गया है, वो इस जमीन के लिए मरा। मैं यहाँ से कभी नहीं हटूंगी। रहमल के माता पिता ने उस मकान को पूरा करने का पक्का इरादा किया हुआ है, जिसको उन्होंने अपने बेटे की जिंदगी में उसी के लिए बनाना शुरू किया था। आदिवासी आमू जंगलात सुरत, चुली ही लाकूड पोटा ज्वार, चुली ही लाकूड पोटा ज्वार. धरण आव्यो रे धरण आव्यो, जंगल गोयो नी खेत बी डुबलो, जंगल गोयो नी खेत बी डुबलो. धरण आव्यो रे धरण आव्यो, घर खेती नी गाव बी